आज तक इतने सारे मैंने व्लॉग्स बनाए, ये वाला जिंदगी में पहली बार बना रहा हूँ और बनाना भी नहीं चाह रहा था। देख रहे हो कहाँ बैठा हूँ, इतनी अच्छी राइड हाइट एंडेवर की है ना। ये देखो, ये है गाड़ी, इस पे टोइंग ट्रक पे। मॉर्निंग में क्या हुआ कि जैसे कल ना टायर बदलवाने की बारी आई थी, मैंने सोचा था वो वाले के बारे में बताऊंगा, वो एक्सपीरियंस बताऊंगा। बट ये तो नया ही कुछ एक्सपीरियंस हो गया कि मॉर्निंग में जैसे ही गाड़ी ऑन करने की कोशिश करी, जैसे ही मैं इसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे इस पे डी पे लगाता हूँ, डी पे लगाने के बाद गाड़ी को आगे जाना चाहिए बट वो नहीं जा रही। होता क्या है, जैसे रैंप पे थी तो उसके बावजूद भी वो रिवर्स आती गई। जब रिवर्स में लगाया वो तो ऑटोमेटिकली रिवर्स आएगी, बट डी पे लगाने के बाद गाड़ी में बिल्कुल पावर ही नहीं थी। फिर जैसे तैसे इसे डी में किया, सब ब्रेक छोड़ा, बहुत कहते हैं ना मोमेंटरली, बहुत वीक, उसमें कम उसमें चल रही है, बहुत थोड़ा चल रही है। उस पोजीशन में गाड़ी चली। उसके बाद जैसे ये इसमें ही वो लाइट आ गई थी, ये जो वो आ रहा है सी मैनुअल वाला और ये सब ये वो। उसके बाद मैंने इनको RSA वालों को कॉल किया। सबसे पहले अपने जो मेरे एडवाइज़र भैया थे उनको कॉल किया। उन्होंने बताया कि भैया गाड़ी में कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम आ गई है, एक बार आप वर्कशॉप विजिट करा दो। कोई प्रॉब्लम आ रही, कुछ वैसा सा लग रहा है? मैं कहा नहीं वैसा नहीं लग रहा, बट ये वाली प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने आपको अभी बताई। उसके बाद क्या था, कुछ नहीं, RSA को कॉल किया, RSA आया लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद। उसके बाद मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा गाड़ी कैसे चढ़ाएंगे ऊपर? उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं, आगे हुक लगा के उस तरीके से कर देंगे। प्रॉब्लम थी, गाड़ी थी रैंप पे। अब रैंप से रिवर्स लेके तो मैं कर सकता हूँ, आगे वाला हिसाब था नहीं। कुदरती इतनी जगह थी, पीछे पार्किंग में भी गाड़ी थी, तो ये स्टीयरिंग काटा, पीछे आई। उसके बाद फिर जैसे तैसे अब ऊपर चढ़ा के अब जा रहे हैं यहाँ पे फोर्ड की वर्कशॉप पे। मेरे को जो लग रहा है इन पर्टिकुलरली 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली कि इसके अंदर कोई बुश होता होगा, उसमें प्रॉब्लम, या फिर जो इसकी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ा सोचा गया था आज सुबह, मैंने ये सोचा था कि जाने से पहले, फैक्ट्री जाने से पहले 2-3 चीज़ें करने हैं। उस बहाने मैं इतने टाइम इंटरवल में ये बता सकूंगा कि गाड़ी में मैंने कल जो टायर्स बदलवाए, इतने अच्छे टायर लगवाए, 1 नंबर टायर लगवाए कि राइड क्वालिटी अच्छी हो गई। और राइड क्वालिटी इतनी अच्छी होगी ये नहीं सोचा था, बट एक बेनिफिट है, वो टायर नहीं घिसेंगे अगर इस तरीके से चलानी पड़ी तो। आज है ट्यूसडे 3 जनवरी एंड मॉर्निंग में ही जयपुर का ट्रिप खत्म करके वापस आए हैं। हाल फिलहाल में इतने सारे ट्रिप्स होते जा रहे हैं जयपुर के कि क्या कहना। सो जी हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। लास्ट वाले व्लॉग में जैसे मैंने आपको ऑडी के बारे में बताया था कि वो जो सर्विस वगैरह कराई थी, एंड ये भी थोड़ा बहुत बताया था कि एंडेवर में एक मेजर पार्ट फेलियर आ गया जिसकी वजह से मेरे पास गाड़ी नहीं है एंड आई एम फेसिंग कंसर्न विद दैट। अब मैंने सारी जो भी मैं कराता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस कराई, टायर बदलवाया, कुछ भी कराया गाड़ी से रिलेटेड या ट्रैवल करने जाता हूँ, दोनों टाइप का कंटेंट जब से यूट्यूब पे ये स्टार्ट किया तब से डाले जा रहा हूँ, सारी चीज़ करी है। अब ऑनेस्टली आज भी कहूँ तो मेरे को एंडेवर अच्छी लगती है, बट कई चीज़ें, कई पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं कि फिर वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है रिलायबिलिटी का। मेरे पास जितनी वीडियोस मैंने डाली है, बहुत लोगों के ये भी आते हैं, उसमें कमेंट्स भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आते हैं जो पूछते हैं कि भैया, क्योंकि आज की डेट में SUV सेगमेंट में आप देखो तो एंडेवर या फॉर्च्यूनर, अगर इसमें देखो एंडेवर का प्राइस पहले भी कम था और अच्छी थी, बट जो लोग टोयोटा के फैंस हैं, जैसे मेरे पास भी टोयोटा थी, फॉर्च्यूनर थी, तो किसी पर्टिकुलर रीज़न से दैट इज़ रिलायबिलिटी, बट ऑब्वियसली वो कहीं नहीं जाते। एंडेवर महंगी है या सस्ती है, फॉर्च्यूनर महंगी है या सस्ती है, ये पॉइंट ही नहीं आता। जबकि एंडेवर ऑल्दो सस्ती थी, उससे काफ़ी सस्ती है, बट वो कंसर्न में ही नहीं आता क्योंकि वो रिलायबिलिटी इतना बड़ा वो आ जाता है। बट ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ हद तक गलती करी। आज ये ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ हद तक गलती करी जो एंडेवर को हमने कंसिडर किया। अब वैसे पूरी बात बताता हूँ, जैसे 25 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, तो हम जयपुर गए हुए थे फॉर्च्यूनर से। अब उसमें टायर्स MRF के ओरिजिनल डले हुए थे, 57,000 चले गए, जो कि बहुत 57,000 गाड़ी चल गई, तो टायर्स काफ़ी हद तक अच्छे रहे, परफॉर्मेंस उनकी सही रही। MRF पे इससे ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। और 60,000 कोई चल रहे हैं, 12-13 हज़ार के टायर तो बहुत सही हैं। अब बात ये आई थी टायर की कि टायर थोड़े बहुत घिस गए थे, तो ये कंसिडर हम कर रहे थे कि इसको बदलवाएंगे। और उसी दिन क्या हुआ, आते समय जब हम NH8 से आ रहे थे, दिल्ली जयपुर हाईवे से जब आ रहे थे, तो एक टायर गाड़ी का पीछे वाला, गाड़ी का पीछे रेयर बैकएंड वाला टायर फट गया। पहले आवाज़ आई कट, थोड़ी दूर आगे चला तो फिर वो फड़ हो गया, तो फट गया। उसके बाद फिर ये था कि MRF का वो टायर था, फिर हमने जैसे तैसे पहली बार
स्टेफनी यूज़ करी, स्टेफनी वाला टायर यूज़ करा, जैक लगाया, एक बारी को जैक हल्का फुल्का शायद स्लिप भी हुआ, ये भी हुआ, पहली बार लगा रहे थे तो फिर वापस उसे दोबारा लगाया। मतलब ये है कि जिस चीज़ का मेरे को डर था कि यार जब पंचर हो जाएगा तो क्या करूँगा, तो उस दिन वो वाली चीज़ भी हो गई, पूरी हो गई, वो पंचर भी लगा लिया और समझ भी आ गया कि हाँ कैसे होता है कैसे नहीं होता। ऑल्दो पापा मम्मी भी साथ में थे तो वैसा वाला वो नहीं है, क्योंकि अकेला इंसान जब हो जाए ना तो बहुत थोड़ा वैसा हो जाता है कि यार गाड़ी का ध्यान रखूँ कि ये ध्यान रखूँ, गाड़ी लॉक करूँ, गाड़ी हिले तो चू चू करे, और फिर ये पीछे से डिक्की खुली रहेगी, फिर डिक्की बंद करो, ये करो वो करो, हाईवे पे अकेला थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो टायर फटा एक चीज़। उसके बाद क्वेश्चन आ गया था कि मैंने कहा पापा मैं इसमें MRF का टायर नहीं डलवाऊंगा, मेरे को या तो कॉन्टिनेंटल डलवाऊंगा या कोई अच्छा वाला डलवाऊंगा। यानी ये भी तो अच्छा ही है, इसमें क्या बुराई थी जब ये 60,000 चल गया। मैंने कहा नहीं, मेरे को उसकी ग्रिप अच्छी है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आई। अब उसके बाद जब हमने स्टेफनी का टायर लगाया था ना तो उन्होंने कहा कि भाई ये स्टेफनी वाला टायर जब तेरा सही है तो एक ही टायर ले ले MRF का। अब वो जैसे तैसे कन्विंसिंग स्टेज या कन्विंसिंग वाली पोजीशन आई वेरन ये डिसाइड किया कि MRF का टायर एक ले लेता हूँ। MRF का टायर मैंने हर जगह ढूंढा, नहीं आया। जो सबसे सस्ता प्राइस भी आया MRF का, अगर कोई कंसिडर कर रहा है उसके लिए भी बता देता हूँ, 13,000 का मेरे पास प्राइस आया था। क्या पता आपको और सस्ता मिल जाए, क्या पता आप महंगा ले रहे हो और 13,000 का प्राइस आपको सही लगे और आप फिर उसमें वो कर सकते। कहाँ से लिया कहाँ से नहीं ये भी जानना हो तो मेरे से पूछ लेना कॉमेंट्स में, ये भी बता दूंगा। अब वो 13,000 का टायर ढूंढते ढूंढते जिनसे मैं रेगुलरली डलवाता हूँ उनके पास नहीं था, क्योंकि वो दूसरे ब्रांड में डील करते हैं। तो मैं कहीं और वाले ब्रांड उसके पास चला गया, कहीं और शॉप पे चला गया, गोल्फ कोर्स रोड पे गुड़गांव में। वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने MRF का टायर भी मंगवा दिया गोडाउन से, और फिर हमने देखा कि वो स्टेफनी भी खोल रहा है और वो कर रहा है। मैंने कहा नहीं, ये वाला जो टायर है ये इसमें यूज़ होगा। इतने लोगों से जितने से मैंने कोटेशन ली, किसी ने मेरे को ये नहीं बताया कि जो आप सोच रहे हो एक टायर लेने का और स्टेफनी को यूज़ करने का, इसमें वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टेफनी आती है इसमें 17 इंच की और ओरिजिनल टायर है 18 इंच का अलॉय। तो अब वो खुशी भी हुई ये जान के कि भैया अब तो हो गया, अब तो बेशक 2 टायर ही डले, 2 टायर ही सही, कम से कम वो वाली चीज़ तो आएगी जो पसंद की है। अब वो पसंद मेरे को थी वो या तो कॉन्टिनेंटल वाला या ऐसे वाला, या थोड़ा अच्छी मस्त ग्रिप वाला कि गाड़ी का ना स्टैंड ही अच्छा हो जाए, कुछ चेंज नहीं करा ना। ओरिजिनल में सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंपनी का, MRF भी अच्छी, उससे थोड़ी और अच्छी कंपनी का टायर लगवाना, बस इतना सा वो था। अब वहाँ पे फिर हमने देखा कॉन्टिनेंटल का, मिशलिन का, और मिशलिन के 2 आते हैं, मिशलिन का एक सीरीज़, मिशलिन की दूसरी सीरीज़, तीनों आ गए। कॉन्टिनेंटल मेरा मन था नहीं ज़्यादा उसके बाद मिशलिन को देखने के बाद, तो कॉन्टिनेंटल हटा दिया। मिशलिन के 2 थे, एक मिशलिन नॉर्मल था जो आपको कंफर्ट देगा, और एक मिशलिन था ऑल टेरेन वाला। मेरे को था कि चलो ठीक है, पहली बार हमने ऑल टेरेन वाले टायर्स तो यूज़ कर ही रखे हैं, कंफर्ट वाला ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि जब भी पापा मम्मी जाते हैं ना उनकी कंप्लेन आती है कि भाई कैसे भी चलाऊं मैं, गाड़ी बाउंस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, उछल रही है। अब बड़ी गाड़ी SUV है, थोड़ा बहुत जब रोड ऊपर नीचे होगी तो होती है। तो ये था कि चलो नई चीज़ ट्राई करके देखते हैं। फिर पापा ने कहा कि तो ट्रैवल करता है इतना, उल्टी सीधी जगह जाता है, तो इससे बेटर, क्योंकि वो जब सॉफ्ट वाला टायर है जो आपको कंफर्ट देगा तो सॉफ्ट होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा वो वैसा रहेगा कि वेयर एंड टेयर उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेंगे ऑल टेरेन से अगर कंपेयर करें तो। फिर ये हुआ कि घूम फिर के हमने ऑल टेरेन डलवा लिया, ऑल टेरेन डलवाया, गाड़ी घर पे आई। अब आता है मुद्दे की बात पे, बोलो गया क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या घर आने के बाद गाड़ी मैंने नेक्स्ट डे जाने के लिए कुछ था कि मैंने कहा कि हाँ ये वाला जो ब्लॉग है, ये इतना वाला जो पार्ट था ना, ये कराता हूँ, जल्दी से रिकॉर्ड भी हो जाएगा, और कोई मेरे को छोटा मोटा काम था बैंक का कि उस दौरान मैं एक चक्कर काट लूँगा और ऐसे ऐसे ये कर लूँगा। मैंने जैसे ही गाड़ी ऑन करी, ये तो रह ही गया था, फिर पापा भी आ गए कि चल फैक्ट्री चलते हैं, वो वाला पार्ट हो गया था। गाड़ी ऑन करी मैंने, इसमें सबसे पहले मेरी हैबिट है, बेशक आगे गेट के पास भी क्यों ना लगी हो मेरी गाड़ी, मैं डी में करके थोड़ी सी आगे लेता हूँ, देन रिवर्स लूँगा। मतलब हमेशा कोशिश करता हूँ पहले आगे जाके देन रिवर्स, पहले ही स्टार्टिंग से रिवर्स नहीं करता। तो डी किया मैंने और हल्का सा वो किया, रैम्प था, हल्का सा रैम्प है, तो मेरे को लगा चलो ठीक है थोड़ी बहुत वो है, उसमें क्या ही एक्सीलेटर करना था, क्या करना था, ब्रेक से ही थोड़ी बहुत आगे करी थी। देन रिवर्स करके जब मैं रिवर्स करूं तब भी वो आगे जाए, फिर मेरे को समझ नहीं आया, इधर वो भी दिखा रहा है और वहाँ पे एक वो जो सिंबल आता है ना, इसमें मैं दिखाता हूँ, ये पाना सा बना आया कि मैंने कहा ये पता नहीं किस चीज़ का आ गया, हो सकता है उसमें मेरे सेंसर एट फॉल्ट दिखा रहा था। अब सेंसर एट फॉल्ट तो इसलिए दिखाएगा क्योंकि जब टायर पंचर हो गया, पंचर वाला टायर अपने स्टेफनी में लगा रखा है, और वेंसडे को मैंने टायर बदलवाया था, हम वापस आए थे ट्यूसडे को ये सब हुआ था, तो हो सकता है कोई सेंसर में फेलियर हो गया होगा, नॉर्मल सी बात थी। बट वो
वो स्टेफनी वाला सिंबल कुछ जस्टिफाई कर रहा था या कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, जो समझ आया नहीं था। मैंने सुबह उनको, जो मेरे एडवाइज़र भैया, उनको कॉल करके बता दिया था। तो उनका उसके जस्ट थोड़ी देर बाद फ़ोन आया। उस समय उन्होंने ये भी पूछा कि भाई गाड़ी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कोई। फिर मैंने उन्हें ये प्रॉब्लम बताई कि हो क्या रहा है कि मैं अगर डी में भी लगा रहा हूँ ट्रांसमिशन को, तो डी में गाड़ी को आगे जाना चाहिए, जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो भी जाएगी, पंजा दबाऊंगा तो ऑब्वियसली जाएगी। वो नहीं हो रहा, वो डी में भी रिवर्स जाए जा रही है, तो वो एक ही उसमें जा रही है। अब रिवर्स में इजीली चली गई, जैसे मेरे को आगे जाके काटना है वो हो नहीं रहा। तो एकदम से ये आया मेरे पास। इससे पहले जैसे जेटा थी, तो जेटा में भी ना रिसेंटली क्या हुआ था, जैसे वो तो मैनुअल थी, तो क्लच लगा के जब हम गियर करते हैं ना, ऐसे ऐसे उसका नॉब हिलता रहता है। तो ये लगा कि हो सकता है उसका कोई या तो बुश चला गया हो ट्रांसमिशन का, या फिर कोई वायरिंग में कुछ इश्यू हुआ होगा, तो वो बदल जाएगी। फिर वो था कि अब जब ले ही नहीं रही वो ट्रांसमिशन में, एंगेज ही नहीं हो रही प्रॉपरली, तो मैं ऐसे में उसको ट्राई करके ड्राइव करके तो लेके जा नहीं सकता। 4-5 किलोमीटर कहीं क्यों ना हो बेशक मेरे घर से, वहाँ तक तो मैं जा नहीं सकता। अब उसके बाद फिर मैंने RSA वालों को कॉल किया। RSA से मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। RSA वाले बोलते हैं कि 1 घंटे में हमारे यहाँ आपके पास बंदा आ जाएगा। वो 1 घंटे क्या 1.5 घंटे बाद आया। अब मानो अभी तो मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है, अगर मैं रोड पे होता और 1.5 घंटा मैं वेट करता रहूँ इस तरीके से। आप लोग कहते हो कि आपकी सर्विस प्रॉम्प्ट है, सारी चीज़ें हैं, आपके मैसेज आएगा, उस मैसेज में आप डिटेल डाल दो, उसके बाद आपका सारा कुछ वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। उसको करने के बाद आपको कस्टमर केयर कॉल करना पड़ता है। फिर कस्टमर केयर वाला कहता है कि सर उससे कुछ भी नहीं होगा, आपको मेरे को मैनुअली लिखवाना पड़ेगा। तो फिर वो मैसेज वाला और ऑटोमेटेड वाला सिस्टम करने का फ़ायदा क्या हुआ? ये तो मैं सिर्फ एक अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि कल को ऐसी पोजीशन में अगर कोई फोर्ड यूज़र हो और बीच रोड पे खड़ा हो, तो भाई RSA इस तरीके से नहीं आते। एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं आए। घर पे था इसलिए बहुत सही था, अदरवाइज तो मैं ऐसे कहीं पहाड़ों में होता, मान लो जब भी गया होता, या कहीं भी माउंट आबू जाने का मेरा था, तो वहाँ होता, अकेला होता, फिर क्या करता? आते ही नहीं होता। अब गुड़गांव जैसे शहर में नहीं आ रहे, तो पहाड़ों में तो फिर 2-2 दिन तक नहीं आएंगे इस तरीके से। अब ये भी एक बारी को मैंने सोचा, पापा ने बोला कि तेरे उसको बोल दे फोर्ड वाले को, जो भी पैसे लगेंगे पैसे दे के गाड़ी तो भिजवाएं, टाइम से जो भी होगा ख़त्म करें। फिर वापस से उसको फ़ोन किया, RSA वाले को नंबर आया मेरे पास, फिर लोकेशन से मैं ट्रैक कर रहा था, आ गया वो जैसे तैसे। उसके बाद वो एक इंसान आता है, सही भी था, उसने मेरी गाड़ी को जिस तरीके से इसमें वीडियो में दिख रहा है टो कर लिया। अब टो करके देन मैं आगे लेके गया गाड़ी को तनिष फोर्ड गुड़गांव में, यहीं से मैं सारी सर्विस वगैरह कराता हूँ। वहाँ जाके अब जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना फोर्ड की सर्विसिंग के बारे में, तो उस दौरान एक जैसे कहते हैं ना नया रिक्रूटमेंट था, तो वो मेरे को गेट के बाहर ही दिख गए वॉक करते हुए, अरे भैया कैसे हो वगैरह वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन कि ये ऐसे कैसे क्या हो गया गाड़ी में, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, इसको तो ट्रांसमिशन गया। मतलब सुन के ऐसा सा लगा, और फिर ये भी लगा कि ये तो नया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया पर्सन है वो आपको ये चीज़ कहेगा, तो आपको लगेगा नहीं कि ठीक है तो मोटी चीज़ बोल रहा है। BS6 है ना ये, इसका तो ट्रांसमिशन गया, वारंटी में है ना, मतलब BS6 है, ट्रांसमिशन फॉल्ट है, ऐसे बता रहा है जैसे बहुत रेगुलर सी बात हो। मेरे को लगा कि थोड़ा गलत बता रहा है, हो सकता है केबल गई होगी, बुश गया होगा, और मैं इस हिसाब से गया था गाड़ी में कि शाम को वापस ले आऊँगा। यार नए नए टायर डलवाए हैं। हाँ मैं मॉर्निंग में बता रहा था मेरे को जाना था जैसे इसका वो है ना, ये स्टीयरिंग का, ये उसमें ऐसे राइट की तरफ था, तो अलाइनमेंट प्रॉपर्ली नहीं हुआ था। मेरे को था कि मैं जाके अलाइनमेंट सही कराया आऊँगा जब तक, क्योंकि अननेसेसरी नए टायर क्यों ख़राब करूँ। और जो फीलिंग आ रही थी, मतलब क्या गद्देदार हो गई थी, ऐसे जब मोटे ग्रिप वाले टायर उसमें डल जाते हैं ना, मज़ा ही आ गया था। 2 टायर ही क्यों ना डलवाए हो, बहुत मज़ेदार था। अब वो ये नहीं पता था ना कि अगले दिन गाड़ी मेरी टो के जाएगी। मैंने सबको कहा, मैंने कहा ऐसे टायर डलवाए क्यों घिसेंगे ही नहीं। बोलो कैसे, मैं कहूँ तो गाड़ी तो टो के जा रही है। कह रहे थे अच्छा खासा उसमें वो डलवा लेता, MRF डलवा लेता, ये डलवा लेता। एक भैया और है जिन्होंने मेरे साथ में ही ली थी और मेरे कहने पे ही ली थी एंडेवर। मैंने उनको फ़ोन किया उस दिन, उन्होंने नहीं उठाया। और कई बार होता है कि वो ना मिस कर जाते हैं, तो मेरे को दोबारा कॉल करना पड़ता है। उसके अगले दिन उनका कुदरती खुद ही कॉल आ गया, उस समय मैं नहीं उठा पाया, तो मैसेज भी आया कि यार मैं सॉरी यार बिजी था, ये वो बता क्या बात है। फिर मैंने उन्हें ये सरप्राइज दिया, कह रहे अच्छा है तेरा एक दिन तो फ़ोन नहीं उठाया, कम से कम एक दिन के तो नींद सही से आई। कह रहे यार ये तो गलत बात है, मतलब बेचनी पड़ जाएगी। मैं तो यही सोच रहा था अभी इतनी सी किश्त और रह गई, इतनी करेंगे फिर इसको चलाएंगे 2 लाख 2.5 लाख आराम से मस्त तरीके से। मैं कहा नहीं, इसमें
कंसर्न है। और ये वाला कंसर्न ऐसा था कि जब मैं पहली बार गया था सर्विस सेंटर तानिश फोर्ड नहीं, मैंने पावर फोर्ड से ली थी फरीदाबाद से। वहाँ जब मैं गया था तब भी मैंने गाड़ियों का वो देखा कि इंजन का काम वहाँ पे गाड़ियों का हो रहा है, फोर्ड एंडेवर का। अब जब वो देखते हो तो आप ना डाइसी से हो जाते हो, यार शिट यार गलत तो नहीं ले लिया, ये तो नहीं कर लिया। क्योंकि टोयोटा और फोर्ड को कंपेयर करो तो मेरे रिलेशंस, मेरा वो, उसकी वजह से मेरे को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। बट टोयोटा में क्या इन जनरल है, कोई भी आए कैसे भी आए सबको सेम ट्रीटमेंट है। और कोई मेरे को कोई कंप्लेन नहीं रही थी। फॉर्च्यूनर में तो कोई कंप्लेन नहीं रही थी, बेशक क्लीनिंग ही क्यों ना हो, वो मस्त अच्छे तरीके से सारा कुछ खुद से करके देते थे। यहाँ पे तो क्या है कि मैंने पर्सनल रिलेशंस बिल्ड करें, इसलिए शायद मेरे को थोड़ा सा वो पर्सनल टच मिल जाता है कि मैं एडवाइज़र भैया को भी जानता हूँ, सर्विस वालों को भी जानता हूँ, इधर भी जानता हूँ उधर भी जानता हूँ, अच्छे से वो करता हूँ। तो रेसिप्रोकेट हो रही है, मेरे को सर्विसेज अच्छी मिल जाती है उसमें। मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई थी ऐसे उसमें, मतलब मेरा काम मस्त चल रहा था। अगला प्रॉब्लम में है तो हो, मेरी तो मस्त चल रही है ना। जैसे फोर्ड का ओवरव्यू में आता है ना कि इतनी अच्छी नहीं है, वो नहीं है, उस वे में बता रहा हूँ। अब उसमें ट्रांसमिशन की जब बारी आई तो मेन था कि जो एडवाइज़र भैया ने, एक भैया थे, उन्होंने कहा कि वो चेक करेंगे। अब मेरी गाड़ी उतरी, रैम्प से उतरी, वहाँ पे जाके ब्रेकर पे एंट्रेंस पे वहाँ खड़ी हो गई, क्योंकि धक्के से जा रहे थे हम, तो गेयर तो लग नहीं रहा। अब एक भैया आए दूसरे, वो वहाँ पे, सर गाड़ी थोड़ी आगे कर लो। गार्ड भैया मेरे को देखे, मैं उनको देखूं और हंसे दोनों। बोलो क्या हो गया? बोलो जब आगे ही चली जाती तो यहाँ पे मैं खड़ी क्यों करता? इसमें प्रॉब्लम है तभी तो ये यहाँ पे खड़ी कर रखी है। कह रहे अच्छा। फिर सभी ने धक्का दिया, फिर लास्ट में गाड़ी को थोड़ा आगे करके अंदर गैलरी में ले गए वहाँ फोर्ड की सर्विस में। उसके बाद जो मेन भैया था जिन्होंने चेक करके सारा कुछ करना था, वो आए, वो बैठे और वो लास्ट में ले गए। और मेरे को समझ नहीं आया, वो लास्ट वाला एरिया था जहाँ पे क्लीनिंग वगैरह होती है। मैं सोच रहा था कि वो वहाँ से लेफ्ट लेके अंदर जाएंगे जहाँ बे है मेन, कि वहाँ उस पर लगाएंगे, चेक करेंगे, ये करेंगे, बदलेंगे इसका जो भी बुश वुश है या जो भी है, और जल्दी से मेरे को गाड़ी दे देंगे, मैं भी फ्री हूँ। ऑन दी कॉन्ट्रेरी उनका सीधा सा वो आया कि इसका तो भैया ट्रांसमिशन गया। मैं कहा अब ये भी कह रहे और इनसे ऊपर कोई है नहीं, तो फिर तो कुछ तो इसमें वो है, रॉक सॉलिड बात है इनकी उस बात में। फिर कह रहे हैं आओ मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उन्होंने अंदर भी मेरे को दिखाया कि एक ही टेबल पे 2 या 3 ट्रांसमिशन पड़े हुए हैं। कह रहे BS6 में नॉर्मल बात है। अब ऐसा BS6 भी क्या फ़ायदा कि नॉर्मल बात है। अब नॉर्मल बात, फेलियर, सारी चीज़ एक तरफ। अब इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, वो करने के लिए मैंने जहाँ कर सकता हूँ ना, जहाँ जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ, हर जगह मैंने ईमेल्स, व्हाट्सएप, जैसे तैसे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम, अपना कंसर्न। मैंने पूरी कोशिश करी कि जितनी जल्दी मेरा हो जाए। और आज की डेट में भी क्या है कि पार्ट्स आएंगे बाहर से। अब बाहर में मेरे को डेफिनेशन पता थी थाईलैंड की और US की, कि यहीं से पार्ट्स आएंगे। चेन्नई में इनके पास स्टॉक में नहीं है, ये मेरे को पहले ही बता दिया गया था। अब अगर बाहर से आ रहा है और इम्पोर्ट होगा तो 15 दिन तो वहीं गए, बाकी का टाइम पीरियड अलग। मतलब कुल मिला के आज की डेट में जो मेरे को रेजोल्यूशन बताया गया है वो ये है कि कस्टमर केयर ने जो बताया है कि पार्ट्स आपके सर ऑर्डर होंगे जर्मनी से, 4 तारीख को डिस्पैच होगा वहाँ से, होपफुली 4 तारीख के बाद वो आएंगे वहाँ पे चेन्नई से देन आएंगे यहाँ पे। तो इसमें कम से कम लगेंगे 30 दिन। तो मैंने कहा अब 30 दिन लग रहे हैं तो मेरे को या तो कोई कर्टसी कार दे, जिन्हें पता नहीं लोन कार कहते हैं क्या कहते हैं, या फिर मेरे को पैसे दे। भाई मेरा काम भी तो सफ़र हो रहा है, इसको मैं हर जगह तो नहीं ले जा सकता ना। मेरे को जाना है यार, पहाड़ों में जाना है, मेरे को माउंट आबू जाना है, मेरे को कहीं जाना है, मेरे को कहीं भी जाना है यार। मैंने पैसे दिए हैं, गाड़ी के 40 लाख रुपए दिए हैं, मेरे घर पे ही क्यों ना खड़ी वो 1 महीना 2 महीना, बट मैंने पैसे दिए तो मैं जैसे तैसे यूज़ करूँ। ये क्या वो हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग एरर हुआ है और उसमें हम सफ़र करें? पार्ट्स नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये तो आपको देखना है ना यार। आप 40 लाख की 50 लाख की अगर गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपके पास 5 लाख का अगर एक आइटम भी स्टॉक में नहीं है तो वो तो आपको देखना है। आप मेरे को किसी और कंपनी की गाड़ी दो कर्टसी में या कुछ और दो, ये कौन सा तरीका हुआ? नहीं है तो नहीं है, ऐसा रिस्पॉन्स आता है, नहीं है तो नहीं है। और हमारी खुद की गाड़ी भी जब खड़ी होती है तो हमने भी 1-1 महीना वेट किया है। फिर तो ये वाली बात हो गई कि भैया फोर्ड की गाड़ी अभी भी जो कंसिडर कर रहा है वो लोग करना कि बहुत पैसा है, एक गाड़ी चाहिए जो घर में वो हो। अगर क्योंकि मेजर प्रॉब्लम आ गया तो गए महीनों, आप महीनों भर बैठे रहो। और यार चुभती है, कोई गाड़ी अगर वहां पे जा रही है तो जिस कंडीशन में थी वैसे तो आएगी ही नहीं। कंपनी में जब बनती है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में जब बनती है तो प्रॉपर तरीका होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लास भी है, ये ग्लास अगर कंपनी फिटेड है और बाहर से आप करा रहे हो ना, दोनों में बहुत डिफरेंस आता है। बेशक वो ग्लू का ही क्यों ना हो, वो ग्लू इस तरीके से कह रहे हो ना, डेकोरम से तरीके से जो होता है वो वाला काम नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ रोबोटिक है, क्वांटिटी में हो रहा है, वो लोगों का स्किल एंड वर्क करने का तरीका अलग है और यहाँ पे सिस्टम दूसरा है। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस आता है। अब प्रॉब्लम यही हो गई कि अब मेरे को 1 महीना वेट करना पड़ेगा ट्रांसमिशन के चक्कर में, जो गया 57,000 किलोमीटर पे। अब सोचो
57 पे ये हाल है तो मैं क्या करूंगा? 5 साल और 1 लाख किलोमीटर तक इसकी वो वारंटी है। अब तो पापा भी कहने लग गए कि हाँ बेच दे। पहले वो कहते थे तेरा दिमाग खराब है, गाड़ी की किस्त जब खत्म हो जाएगी उसके बाद चलाया कर। अब तो सीधा सीधा वो खुद भी कह रहे हैं कि बेच दे, इसको लिस्ट कर दे, जितने की जाएगी अच्छे से उसमें जाएगी, बेच दे, वो कर लेंगे। मतलब ये है कि मजबूरी में एक ऐसी पोजीशन में आज की डेट में मैं कि इसको, वो वाली बात है कि रिलायबिलिटी खत्म हो गई गाड़ी में। वैसी प्रॉब्लम नहीं है, चलाने में बहुत मजा आता है। और सही बताऊं तो मेरे को ऐसा नहीं है कि यार फॉर्च्यूनर में मेरे को वो वाला वो है, मेरे को उससे बेटर लगी थी, सेम डे मैंने चलाई थी तभी वो थी। बट अब अगर प्रॉब्लम आई तो आई, लेकिन उसका सोल्यूशन तो दो, उसका सोल्यूशन तो दो, कम से कम कस्टमर को कुछ तो वो दो। अब चली गई तो बात ही गई वाली बात हो गई ना। अब वो है कि या तो मैं सिर्फ इतनी ही उम्मीद रखूं कि भाई इनसे ज्यादा उम्मीद ही नहीं है तो ऑलरेडी चले गए, इंडिया से बाहर ही चले गए। मतलब ऐसा लगता है 40 लाख रुपए भी दिए और कूड़ा ले आए वाली बात है। कूड़ा तो नहीं, मतलब चुपते हैं यार आप। मतलब गाड़ी नहीं, एक वैसे अटैचमेंट हो जाती है कि मैं, मेरी चीज है, हम उसको उस तरीके से रख रहे हैं, वैसे रख रहे हैं। मैं घर पे कैसे भी रखूं, मतलब छोटी से छोटी चीज भी वो मैटर करती है कि यार ये वाला स्क्रैच वो वाली चीज है, वो वाली चीज। और फिर सामने दिखती रहती है वो चीज एक तरफ है, वो कहीं और खड़ी है, कैसे नहीं, क्या है क्या नहीं, क्या पता ओरिजिनल फिटिंग जैसी थी वैसी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो मजा जो पहले आता था वो आ पाएगा नहीं आ पाएगा, क्या पता ये ट्रांसमिशन सही से चलेगा नहीं चलेगा। 57 तक ये चला है, क्या पता अगले 50 तक ही अगला वाला चले, क्या पता ट्रांसमिशन के अलावा अगली कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेजर प्रॉब्लम आ जाए, और मैं यही मतलब कैश देता रहूं, वो करता रहूं और ये महीनों यहाँ खड़ी रहे। क्या पता। अब क्या पता, तो ये वाली तो एक टॉपिक है, ये तो चलो चीजें मैंने बता दी, जो है सो है। अब ये है कि इस हफ्ते नया ट्रिप प्लान कर रखा है। मैंने कहा ठीक है, जहाँ का माउंट आबू का प्लान था, अब जैसे तैसे जाएंगे और वो करेंगे, क्योंकि वो चीज़ क्यों छोड़ूं मैं अपना, मतलब जो हो गया सो हो गया, उसको तो कुछ कर नहीं सकता। बस यही कोशिश कर सकता हूँ कि जैसे तैसे मेरी प्रॉब्लम एड्रेस हो जाए, जल्दी हो जाए, गाड़ी मेरे पास जैसी थी वैसी आ जाए। मेरे को उससे अच्छी नहीं चाहिए, जैसी थी वैसी आ जाए। मतलब ये ना हो कि दिल ही टूट जाए, क्योंकि अभी भी एक वैसी वाली डाइसी वाली उसमें हूँ मैं कि मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, बट वो कहते हैं ना, वो रिस्पॉन्स से पेट कैसे भरूं। मतलब दिलासे से आपका पेट नहीं भरता और आपको वो नहीं मिलता। अब वो चीज़ सो ये थी जी आज की एक बेसिक डिटेल अबाउट द फोर्ड एंडेवर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। एक अपना कहते हैं ना कि दिल खोल के रख दिया वाली बात है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा होता है तो भी बताता हूँ, खराब होता है तो भी बताता हूँ, जैसा होता है वो भी बताता हूँ, ताकि एक वो रहे कि इफ़ यू आर कंसिडरिंग तो ये वाली चीज़ हो सकती है। हार्ड अर्न मनी होता है भाई सबका, हर किसी के पेड़ पे तो लगता नहीं है, शायद किसी के भी नहीं लगता हो, तो उसको वाइजली यूज़ करो। टोयोटा में आपको रिलायबिलिटी मिलती है जो मेरे को मिली थी। 1.25 लाख 1.5 लाख चलाई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। 10 साल का बैन था, सिर्फ इस मजबूरी में बेची थी, अदरवाइज 1 रुपये का वो नहीं था। यहाँ पे ये ऐसा है कि आज की डेट में अगर आप इतने इस सेगमेंट के लेने जाओ ना तो फॉर्च्यूनर आती है, और फॉर्च्यूनर पे इतना पैसा जब आप लगाओगे ना तो फिर वो वाली बात हो जाती है कि सर 2 पैसे और लगा के ये वाली ले लो, फिर 2 पैसे लगा के ये वाली ले लो। वो 2 पैसे कब तक बढ़ते जाते हैं ना, उसका कोई वो है ही नहीं कि बोलो 2 लाख की गाड़ी लेने गया था, लेते 2 करोड़ की ले आया, तो उसका तो कुछ है ही नहीं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, जो होगा देखी जाएगी। फिलहाल तो ये है कि जी इस वीकेंड में एक ट्रिप प्लान किया हुआ है हमने माउंट आबू का। होपफुली वो वाला कैटर करके आते हैं। सब कुछ होगा, ये नहीं होगी, फोर्ड नहीं होगी, कैमरामैन वही होगा, एक आधा पुराना साथी होगा। माउंट आबू गया हुआ हूँ मैं, बट नए तरीके से एक फ्रेंड्स ट्रिप होगा। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
अरे यार चढ़ जा भगा भाई। ली अभी हो ऊपर रही देखो है। ना, आपके सर पे देखो। ले ले स्वाद ले ले। अभी पहुंच- Peace.